वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। यहाँ पर स्वस्थ होने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि बस रोग मुक्त हो जाना, ठीक है। आप किसी को शारीरिक रूप से हेल्दी देखकर उसे हेल्दी नहीं कह सकते जब तक वह मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी ना हो। WHO के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल स्टेटस उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। यानी कि हेल्थ में आपके फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी कंसीडर किया जाता है। सो बीइंग फिजिकली स्ट्रांग इज नॉट इनफ, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर ऑल एस्पेक्ट, वेदर इट इज़ अबाउट योर सोशल लाइफ और योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप किससे कैसे पेश आ रहे हैं ये भी आपके हेल्थ को दर्शाता है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में, मानव में विभिन्न रोग और उनके एजेंट्स यानी कि कारक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही उसके स्वास्थ्य को दर्शाता है। मानव में जो सेहत है, स्वास्थ्य है, प्रभावित होता है 3 कारणों से। पहला है संक्रमण, दूसरा आनुवंशिक विकार, तीसरा जीवन शैली में बदलाव यानी कि इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल में सडन चेंज। कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ लेना है, जैसे एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी विज्ञान। तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसी विशेष क्षेत्र में फैली बीमारी का, ठीक है। जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस फैला था, शुरुआती दौर में एक वर्ड यूज किया गया था, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी किसी बड़े भूभाग पे फैल जाए, तो किसी विशेष क्षेत्र में बीमारी का वितरण, इस चीज़ का अध्ययन किस में करते हैं हम, एपिडेमियोलॉजी में। एक और वर्ड मिलता है पढ़ने को, ईटियोलॉजी, हेतु विज्ञान। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी डिसीज़ के कॉज का, रोग के कारण का अध्ययन करते हैं एटियोलॉजी में। एक वर्ड और है पैथोफोबिया, इरेशनल फियर ऑफ डिसीज़, किसी को बेवजह बीमारी से बहुत ज़्यादा डर लगना कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा पैथोफोबिक। कहते नहीं है कि कोई बंदा ही बहुत ही ज़्यादा पैथोफोबिक है, यानी कि बीमारी होने का डर, तो ये भी गलत है, ठीक है। डिसीज़, रोग। रोग क्या है, हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी आपकी नॉर्मली वर्क कर रही है, उससे थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए या उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाए, तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि शरीर की सामान्य स्थिति में हानिकारक विचलन। इसका परिणाम ये हो सकता है कि आप असहज हो जाएं या विकलांग हो जाएं, तो डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी। एक और डेफिनेशन है विशिष्ट लक्षणों के साथ शरीर में कमी या शरीर में खराबी, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम्स। मानव में रोग को 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक तो जन्मजात रोग, दूसरा अधिग्रहित रोग यानी कि कॉन्जेनिटल डिसीज़ और दूसरी एक्वायर्ड डिसीज़। कॉन्जेनिटल डिसीज़ ये होती हैं जो हमें माता पिता से मिलती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज़ जो हम अपने जन्म के बाद हमें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बीमारी के कारक, डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स। तो कोई भी फैक्टर, एनी फैक्टर, सब्सटेंस, पदार्थ, कोई फोर्स, बाहरी कारक बल, डेट कॉजेज अ डिसीज़ बाई इट्स प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति, ठीक है, absence, अनुपस्थिति, डिफिशियंसी, कमी, एक्सेस, ज़्यादा मात्रा। तो इन चीज़ों से अगर किसी के बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ हानिकारक बदलाव होते हैं, तो हम कहते हैं कि रोग है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ, तत्व या बाहरी कारक की उपस्थिति, अनुपस्थिति, कमी या ज़्यादा मात्रा से बॉडी की माल फंक्शनिंग होना, ठीक है, कुछ हार्मफुल डेविएशन होना, बीमारी है। एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, साउंड। इनमें बदलाव होता है जब भी किसी भौगोलिक क्षेत्र में अचानक से बदलाव हो इन चीज़ों में, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित होती है, उनकी हेल्थ प्रभावित होती है, ठीक है। केमिकल एजेंट्स, 2 प्रकार के एजेंट्स हैं यहाँ पे, एंडोजेनियस केमिकल्स और एक्सोजेनियस केमिकल्स।
यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जात रसायन, एंडोजेनियस केमिकल्स। जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी कमी या ज़्यादा मात्रा होने से हमारे शरीर में जो बदलाव हों, जो हानिकारक बदलाव हों, उन्हें रोग कहेंगे। ठीक है, तो वो रोग किससे हुए? केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स किस प्रकार के? एंडोजेनियस केमिकल एजेंट्स। ठीक है। एक्सोजेनियस केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं? वे केमिकल्स जो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक, डस्ट, फ्यूम्स, धुआं, धूल। जैविक कारक, आज के टॉपिक के ये हमारे बेसिक्स होंगे। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआस, फंगाई, हेलमिंथस। इन चीज़ों को विशेषकर सभी लोगों ने पढ़ा है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, हेलमिंथस वो थ्रेड, धागे जैसे कीटाणु होते हैं लंबे लंबे, जो खासकर आंत में पाए जाते हैं, अपने मानवों की आंत में पाए जाते हैं। तो इनसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बस हम आपको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, बाकी हमें पढ़ने केवल इतने हैं। ठीक है। यांत्रिक कारक, मैकेनिकल एजेंट्स। ठीक है। फोर्स कॉजिंग इंजरी, कोई भी बलात् चोट जो होती है हमारे शरीर में, फ्रैक्चर, स्प्रेन, दर्द, डिसलोकेशन, कहते नहीं हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। ठीक है, तो मैकेनिकल एजेंट्स भी होते हैं जो बॉडी की माल फंक्शनिंग करते हैं। न्यूट्रिशनल एजेंट्स, पोषण संबंधी कारक, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की मात्रा में कमी या मात्रा में बढ़ोतरी हो जाता, तो ज़्यादा मात्रा भी नुकसानदेह है और ज़्यादा कमी भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। अब ह्यूमन डिसीज़ को हमने जैसा कि पहले बताया था कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरीज में, कॉन्जेनिटल डिसीज़ यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह जो जन्मजात रोग होते हैं, और एक्वायर्ड डिसीज़ यानी कि अधिगृहित रोग जो हम जन्म के बाद पाते हैं। अधिगृहित रोग को पढ़ना है हमें, और इनमें भी हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़नी है, और उसमें भी कौन सी? कॉन्टेजियस। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? संचारी रोग, और नॉन कम्युनिकेबल गैर संचारी। ठीक है, संचारी रोग को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉन्टेजियस और नॉन कंटेजियस, संक्रामक और गैर संक्रामक। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी रोग, जैसे कि डिफिशियंसी, कोई चीज़ कमी हो गई, विटामिन की कमी से होने वाले रोग किसी दूसरे से किसी तीसरे को नहीं फैलते हैं। डिजनरेशन, एडिक्शन, लत, एलर्जी, मेंटल, मानसिक रोग, कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने या साथ रहने से नहीं फैलती हैं। ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम बात करेंगे कॉन्टेजियस डिसीज़ की। ठीक है, तो इनमें हम ध्यान दे रहे हैं कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, वायरस यानी कि विषाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग, हेलमिंथस जनित रोग, इनके बारे में थोड़ा बता दिया था हमने, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। फंगाई यानी कि कवक जनित रोग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी आती है आपकी डिसीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, पहली बीमारी है मलेरिया। मलेरिया शब्द को ड्राइव किया गया है मैलेयर से, MALAIR। मैलेयर मतलब होता है फॉल स्मेलिंग एयर, दुर्गंध युक्त वायु। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है आपको, लैंसिसी। 1717 में लैंसिसी ने सबसे पहले सस्पेक्ट किया कि जो रिलेशनशिप है किसका? मलेरिया, दलदल और मच्छर का। मलेरिया, दलदल और मच्छर के बीच में जो आपस में संबंध है, इस संबंध को सबसे पहले परिभाषित किया लैंसिसी ने। कब? 1717 में। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लेवरेन। लेवरेन ने 1880 में डिस्कवर किया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को। ठीक है, जो कॉजेटिव एजेंट है किसका? मलेरिया का। 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, इससे क्वेश्चन बन चुका है टेट में भी और SSC में भी। एक डॉक्टर हैं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के डॉक्टर हैं, जो अल्मोड़ा में जन्मे थे। इन्होंने बताया कि कैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट किया जाता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ह्यूमंस में। किसको? प्लाज्मोडियम पैरासाइट को। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसमिट किया जाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसकी खोज की थी लेवरेन ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो डाइजेनेटिक है, यानी कि इसके दो होस्ट हैं। होस्ट का मतलब ये है कि जब पैरासाइट किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो 2 होस्ट हैं, तो उनमें हम देखने को मिलता है कि
प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन। तो प्लाज्मोडियम इस प्रकार से डाइजेनेटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक फैक्ट ध्यान देना है कि ओनली फीमेल मॉस्किटो वाइट्स एंड सक्स ब्लड फॉर नरिशमेंट ऑफ देयर एग्स, यानी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है केवल वही काटते हैं, जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नहीं काटते हैं। अच्छा, क्यों काटते हैं? तो हमारी जो ब्लड की प्लाज्मा में जो सीरम है, उस सीरम में जो एक प्रोटीन है एल्बुमिन, इस चीज़ के लिए, तो सीरम एल्बुमिन को सक करने के लिए फीमेल मॉस्किटो बाइट करते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करता है उनके एग्स के नरिशमेंट में, उनके एग्स के पोषण में। अब इस मलेरिया का उपचार क्विनैन दवाई है, क्विनैन, ठीक है, ये दवाई मिलती है सिनकोना ट्री से। कुछ अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कि पेलोट्रेन और प्राइमेक्विन, क्लोरोक्विनैन ये आजकल बहुत चर्चा में रही है, ठीक है, और कॉम्पाक्विन और कोमोप्राइमा, सल्फाडॉक्सिन, डेप्सोन। तो ये कुछ एडिशनल ड्रग्स हैं, ठीक है, आपको इनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस ये बात लिख लो, ठीक। किसी को कुछ ज़रूरत हो, एकदम से कोई कंसल्ट ना कर पा रहा हो तो आप यहाँ से हेल्प ले लेना, ठीक है, एकदम ऑथेंटिक मेडिसिन्स हैं ये, ठीक है। फिलहाल ये एग्जाम्स में नहीं पूछ जाएंगे आपको बस क्विनैन और सिनकोना ट्री इतना याद रखना है, मलेरिया संबंधित है, ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट के नेम थे 3, इनकी याद रखना, ठीक है। लैंसीसी, लेवरन और सर रोनाल्ड रॉस, इससे तो क्वेश्चन बनाइए, तो सर रोनाल्ड रॉस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं ही। अब बात करते हैं आगे अमीबियासिस। तो ये संक्रमण खासकर बरसात के दिनों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका जो एजेंट है वो है एंटमीबा हिस्टोलेटिका। इसकी खोज की थी लैम्बले ने। ये ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में पाया जाता है। अमीबियासिस की जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण, इसके जो कहें तो मेथड्स या मोड्स कहें तो वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो फीसल या ओरल रूट से जाता है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, और इसके जो वेक्टर्स हैं या वेंडर्स हैं कहें तो वाहक, वो हैं फ्लाइज और कॉकरोच, यानी कि मक्खी और कॉकरोच से ये फैलता है, ठीक है। सिम्टम्स, लक्षण की बात करें तो ब्लड अलॉन्ग विथ फीसेस, मल के साथ रक्त आना, और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेट्रोनिडोल और टिनिडेजोल, ये कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है। आगे बात आती है जियार्डाइसिस, ठीक है, जियार्डाइसिस। इसका एजेंट है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, अपने ही स्टूल में इन्होंने खोजा था ऐसे, ठीक है। इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ध्यान देना, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस ये पाया जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर? ड्यूडेनम और जेजुनम के पास में, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें जियार्डिस की, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, यानी कि पाचन और श्वसन में दिक्कत, प्लस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि उदर में असहजता, और डायरिया और हेडेक यानी कि सरदर्द, ये इसके सिम्टम्स हैं। अगली बीमारी है ट्रिपेनोसोमियासिस। इसको हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के आधार पे 2 नाम से पढ़ते हैं, अफ्रीकन और अमेरिकन। तो अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस को कहते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग। इसका एजेंट है सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी मक्खी। इससे भी क्वेश्चन कई बार बना है एसएससी में। तो और अगला एक टर्म है अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, इसे कहते हैं चगास डिसीज़। तो ये चगास डिसीज़ होती है, इसका एजेंट है किसिंग बग्स। ये बग्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये पाए जाते हैं खासकर रूरल क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिट्टी के मकान होते हैं वहाँ पर जो कीड़े पाए जाते हैं, उन्हीं में से कोई कीड़ा होता है, काले कलर का होता है, छोटा सा, ठीक है, उसे कहते हैं किसिंग बग्स। तो सीसी मक्खी कुछ इमेज, ठीक है। इसके बाद आगे बात आती है लीशमैनियासिस। तो लीशमैनियासिस में कई प्रकार की वैरायटी है, लेकिन इसमें आपको केवल एक पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा सेवर है, विसरल लीशमैनियासिस। इसे हिंदी में कालाजार या डमडम बुखार भी कहते हैं। इसका एजेंट क्या है? लीशमैनिया डोनोमानी। इस लीशमैनिया डोनोमानी को ह्यूमंस में इंजेक्ट करती है सैंड फ्लाई यानी कि बड़ मक्खी। इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, एनीमिया और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इसे कहते हैं हेपेटोमेगैली।
और स्प्लीन का भी इनलार्जमेंट होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस, ठीक है, ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, एसटीडी है, ठीक है। प्रोटोजोआ होता है जो कि वजाइना में प्रेजेंट होता है और मोस्ट कॉमन है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में। जितने भी औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं वहाँ पर ये कॉमन डिसीज़ है, खासकर फीमेल्स में। सिम्टम्स की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन और फ्रॉथी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब आगे एक कैटेगरी आती है बैक्टीरिया जनित रोग, यानी कि जीवाणु जनित रोग। ध्यान देना कि जीवाणु खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहली जो बीमारी है वो है टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंत्रज्वर, यानी कि एंट्रिक फीवर या इंटेस्टाइनल फीवर। सल्मोनेला टाइफी इसका एजेंट है और यहाँ पे आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलता है टाइफाइड मैरी। तो इसमें जो टाइफाइड मैरी में जो मैरी का पूरा नाम है वो है मैरी मेलन। एक केस है, ठीक है, यूरोप का, जहाँ पर एक लेडी है, उसका नाम है मैरी मेलन। ये एक रेस्टोरेंट में वर्क करती है एज अ प्रोफेशनल कुक। इनको टाइफाइड है और इस चीज़ का इन्हें भी संज्ञान नहीं है और ना ही इनके अंदर लक्षण दिखते हैं। यानी कि टाइफाइड का जो एजेंट है सल्मोनेला टाइफी है वो इनके बॉडी में प्रेजेंट है और इनके द्वारा जो बनाया गया खाना है उस खाने में भी ये सल्मोनेला टाइफी जा रहा है और इस वजह से इनके हाथ का बना हुआ खाना जितने भी ग्राहकों ने खाया, जितने भी कस्टमर्स ने खाया, सबको टाइफाइड हो जाता है। तो एक फेमस केस रहा है टाइफाइड मैरी के नाम से, ठीक है, टाइफाइड कैरियर थी। टाइफाइड के सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, WIDAL टेस्ट। कन्फर्मेशन के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं है एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। मेडिसिन की बात करें तो टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, ये मेडिसिन्स हैं। न्यूमेनिया। न्यूमेनिया शरीर के किस अंगों को या कहें तो किन अंगों को प्रभावित करता है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो लंग्स। जो एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब WBC यानी कि डेड WBCs आपके कलेक्ट हो जाती हैं अल्वलाई वायुकुपिकाएँ और वायु मार्ग में, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। लंग्स के अंदर जो एल्वलाई होती हैं उनमें डेड WBCs कलेक्ट हो जाती हैं। सिम्टम्स साइंस की बात करें तो फीवर और चिल्स, बुखार और सर्दी लगना। कॉलरा, हैजा। विब्रियो कॉलरी एजेंट है, खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। स्टूल्स फ्रिक्वेंटली, यानी कि लूज मोशन वगैरह होते हैं, ठीक है। रिपीटेड वॉमिटिंग, उल्टी आती बार बार। शरीर में द्रव की कमी, लॉस ऑफ फ्लूइड। इस द्रव की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि इससे उबरने के लिए एक ORS दिया जाता है, ठीक है। गर्मियों के समय में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो जिस किसी को ORS के बारे में ना पता हो तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपकी बॉडी में जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता है हैजा के समय, तो उससे निपटने के लिए एक ORS दिया जाता है, ठीक है। और इस ORS की खासियत ये है कि इसे हर कोई अपने घर में बना सकता है। केवल 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून साल्ट और 1 गिलास पानी, इसको ऐड करें तो ORS बन के आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। बाकी जो मेडिसिन्स हैं, जो ड्रग्स हैं वो ये हैं, ये दी जाती हैं, ठीक है, इसको आप लिख लेना। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, पर जानकारी के लिए ज़रूरी है। ट्यूबरक्लोसिस, यक्षमा, TB, इसका जो एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये करता क्या है कि हमारे लंग्स में जो टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, उनको डैमेज करता है और वहाँ पर एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करता है, ट्यूबरक्यूलिन, ठीक है। इसका टारगेट क्या होते हैं? लंग्स, लिम्फ नोड्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। तो ध्यान देना कि TB केवल फेफड़ों में नहीं होती है, जॉइंट्स और हड्डी की TB जो कहते हैं वो भी होती है। टेस्ट होता है कन्फर्मेशन के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है। और इसका वैक्सीन उपलब्ध है, यानी कि TB का इलाज पॉसिबल है। BCG, बैसिलस कैलमेट गुइरीन, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। और एक आपने डॉट्स एक कोर्स के बारे में सुना होगा, तो ये कि WHO की रणनीति है कि कैसे हमें TB को इरेडिकेट करना है, TB को ख़त्म करना है। डॉट्स का फुल फॉर्म पढ़ लेना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, पूरा कोर्स पक्का इलाज। इसके बाद बात आती है टेटनस, इसे हिंदी में कहते हैं धनुस्तंभ।
एक और वर्ड है लॉक जॉ डिसीज़, इसमें आपका जो जॉ है, जबड़े हैं, वो लॉक हो जाते हैं। एजेंट क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है टेटेनोस्पैज़मिन। टेटेनोस्पैज़मिन, यहाँ पे ध्यान देना कि टेटेनी मतलब संबंधित है टेटेनी से, ठीक है, और स्पैज मतलब होता है ऐंठन, सिकोड़ना, ठीक है। तो ये स्पैज मतलब टेटेनोस्पैज़मिन एक टॉक्सिक है, मटेरियल है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी सीक्रेट करता है और ये मसल्स को स्पैज्म कर देता है, ऐंठ देता है, ठीक है। तो शरीर की हालत कुछ इस प्रकार हो जाती है, धनु स्तंभ, ये लिखा है ना। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है, ये खासकर जो हमारे पालतू जानवर हैं, बहुत से मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स, इनकी इंटेस्टाइन, इनकी आंत में पाया जाता है। इसका इलाज संभव है, वैक्सीन उपलब्ध है, डीपीटी, ठीक है। डीपीटी में 3 वर्ड हैं जो डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्ट्यूसिस और टी का मतलब टेटनस, यानी कि इस वैक्सीन से एक साथ 3 बीमारियों का इलाज होता है। अगला रोग है प्लेग। प्लेग जिसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। एजेंट क्या है? पस्चुरेला यर्सीनिया पेस्टिस, पस्चुरेला यर्सीनिया पेस्टिस। इसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक पिस्सू के द्वारा। उस पिस्सू का नाम है रेटफिली जेनोप्सेला चियोपिस। रेटफिली जेनोप्सेला चियोपिस ये मरे हुए चूहों को खाता है और उनके जो खून में ये जो एजेंट है, इस एजेंट को ये पिस्सू मनुष्य के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। तो ये वेंडर हो गया और ये एजेंट हो गया, ठीक है। अगली प्रॉब्लम है पर्ट्यूसिस, यानी कि काली खांसी। एजेंट क्या है? बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। वूपिंग कफ या काली खांसी भी कहते हैं इसे। इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऊपरी श्वसन मार्ग में। कफ है फीवर, साइनोसिस, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून आना, कफ बुखार वगैरह होना, फीवर। साइनोसिस का मतलब होता है स्किन टोन ब्लू हो जाना, यानी कि आपके स्किन कलर ब्लू हो जाएगा। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि इलाज संभव है, डीपीटी, ठीक है, इसके बारे में बात कर ही चुके हम। डिप्थीरिया गल झिल्ली का एक प्रदाह है हिंदी में, ठीक है। तो डिप्थीरिया जिसे गलघोंटू रोग भी कहते हैं, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपके गले में एक स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, एक झिल्ली बन जाती है और इस झिल्ली में एक टॉक्सिन भी होता है, डिप्थेरोटॉक्सिन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के पावर हाउस जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक करता है। इसका एजेंट क्या है? तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका भी इलाज संभव है, डीपीटी वैक्सीन, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। अगली प्रॉब्लम है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क आवरण शोथ। इसका एजेंट है निजीरिया मेनिंजाइटिस। हेडेक, स्टिफनेस ऑफ नेक, वॉमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। स्टिफनेस मतलब गर्दन में अकड़न वगैरह। वायरल डिसीज़ की बात करें, विषाणु जनित रोग, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वायरस यानी कि विषाणु की खोज की थी एवॉन वॉस्की ने, ठीक है। वायरल डिसीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोलियो को। पोलियो का पूरा नाम है पोलियो माइलिटिस, ठीक है। इसे हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं, शिशु का फालिस। इसका एजेंट है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में जाता है। आहार नाल से आपके रक्त में गया और रक्त से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। वहाँ पर किस पर अटैक करता है? मोटर न्यूरॉन्स पर। मोटर न्यूरॉन्स ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके शरीर के अंगों के मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये वो तंत्रिकाएं हैं जो मांसपेशियों के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब इन पे अटैक करेगा, इनकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा, तो जाहिर सी बात है मांसपेशियों का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसे ही कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है। तो नो मसल मूवमेंट। स्केलेटल मसल जो कंकाली पेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसका इलाज संभव है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ध्यान देना कि पोलियो होने से पहले पोलियो वैक्सीन दी जाती है सभी को। तो जो 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाते हैं, ठीक है, पोलियो, पल्स पोलियो वगैरह, पोलियो अगर किसी को एक बार हो गया उसके बाद आप चाहे इतनी वैक्सीन देना फिर वो ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था नर्वस सिस्टम में कि न्यूरॉन्स रिपेयरेबल नहीं है, एक बार डैमेज हो गई तो ख़त्म। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन्स पर पोलियो वायरस ने अटैक किया, मोटर न्यूरॉन्स की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई, तो ये दोबारा नहीं सही हो सकती।
तो इससे अच्छा है कि पोलियो वायरस वहाँ पे प्रभाव दिखाए, उससे पहले हम कुछ चीज़ें यूज कर लें, जैसे कि पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉनस साक ने, ध्यान देना, जॉनस साक। रेबीज, रेबीज एक बर्ड है, रैबिट, रैबिट मतलब होता है मैड, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से, मैड डॉग्स बाइट। रेबीज वायरस उसके सलाइवा में होता है तो रेबीज रोग हो जाता है। और ये खासकर जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी हमने आसपास देखते हैं, चाहे घोड़ा हो, जितने भी पालतू जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, इन सब की सलाइवा में पाया जाता है। और रेबीज का एक सिम्टम है फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। तो जैसे भी हाइड्रोफोबिया के लक्षण देखने को मिले जिसमें भी समझ लेना कि रेबीज होने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वैक्सीन उपलब्ध है, इलाज संभव है रेबीज की। जब भी कोई पालतू जानवर हमें काट लेता है तो उसको हम 10 दिन की ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर वो उस 10 दिनों में ख़त्म हो गया, मर गया, तो समझ लेना कि आपको रेबीज होने के 100% चांसेस हैं। अगर बच गया तो थोड़ी बहुत आपके चांसेस हैं कि आपको रेबीज ना हो, पर फिर भी चेकअप कराना चाहिए एक बार। अगला है वायरल हेपेटाइटिस, यानी कि पीलिया, जॉइंटिस कहते हैं इसे। अर्ली स्टेज में लीवर क्या होता है, बढ़ जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, फीवर, पेन्स, मसल्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है, और जो यूरिन है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि यूरिन में ब्लड भी आ रहा है तो डार्क यूरिन हो जाता है, पेल स्टूल, ठीक है, जो मल है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है। हेपेटाइटिस के कुछ ये प्रकार हैं, ABCDEFG, इनमें भी आपका जो बी टाइप का है हेपेटाइटिस बी, वो बहुत डेंजरस है, बहुत सैवेज है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम है डेंगू। डेंगू का जो एजेंट है वो है मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी राइबोवायरस, ठीक है। जो इसका वेंडर है वो है एडीज एजिप्टी। जनरली हम पढ़ते हैं कि एडीज मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है, तो टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर या टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये केवल दिन के समय काटता है, रात में नहीं काटता है। इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसका कोई पूरा पक्का इलाज उपलब्ध नहीं है, केवल ऑप्शन के रूप में पैरासीटामोल वगैरह खिलाते हैं और धीमे धीमे इसे क्योर करते हैं, ठीक है। चिकनगुनिया, ये वर्ड तंजानियन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बंडल्ड अप, इट जाना, सेवर जॉइंट पेन होता है, बॉडी इट जाती है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस है इसका एजेंट, और एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, जो डेंगू का वेंडर है वही इसका वेंडर है, एडीज मच्छर काटने से। कोई वैक्सीन नहीं है, पैरासीटामोल इसका भी ऑप्शन है। कॉमन कोल्ड या राइनिटिस, जुकाम जैसे कहते हैं, राइनो वायरस, नेज़ल कंजेशन प्लस फीवर, नाक से बहुत ज़्यादा जो म्यूकस का सिक्रेशन होना प्लस फीवर। एंटी हिस्टामाइंस हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, इसे निपटने के लिए। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ऑर्थोमाइक्सोवायरस एजेंट है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या हैं, सोर थ्रोट, गले में प्रॉब्लम, हेडेक, सर दर्द, फीवर, नसल कंजेशन, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चेचक, वेरियोला, ऐसा कहा जाता है कि अब ये विश्व से यानी कि पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट किया जा चुका है। लास्ट केस सोमालिया में अक्टूबर 1977 में देखने को मिला है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो फिलहाल आपको इतना पढ़ना है कि स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं वेरियोला, इसका एजेंट है वेरियोला वायरस। स्कार्स छूट जाते हैं जब ये ख़त्म हो जाता है, तो जिसे पॉक मार्क्स भी कहते हैं। वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन खोज की थी इसकी एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। छोटी माता चिकन पॉक्स, वेरिसेला, ध्यान देना चिकन पॉक्स में सी है तो सी यहाँ पे वेरिसेला, और स्मॉल पॉक्स में वेरियोला, ठीक है। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस। सिम्टम्स माइल्ड फीवर, रैसेस, ये आपको रैसेस दिख रहे हैं। मम्स, कंठमाला जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका जो एजेंट है वो है पैरामाइक्सो वायरस। पेनफुल स्वेलिंग होती है पैरोटिड में, और जो कि मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और इसका वैक्सीन उपलब्ध है MMR, यानी कि मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। यहाँ पे 3 बीमारियों का इलाज एक साथ होता है।
मीजल्स जैसे खसरा कहते हैं, तो रूबियोला, इसे रूबियोला डिसीज भी कहते हैं। रूबेला अलग है, रूबियोला अलग है, ठीक है। तो रूबियोला मीजल, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो है रूबियोला वायरस। रेडिश रैश होते हैं नेक में, MMR वैक्सीन है। और जो रूबेला है वो है जर्मन मीजल्स, ठीक है। तो इसका रूबेला वायरस है और रूबियोला का रूबियोला वायरस, ठीक है, जो नाम उसी नाम का वायरस। MMR वैक्सीन इसकी भी। येलो फीवर, पीत ज्वर, एडीज एजिप्टिक मॉस्कीटो, ये 3 जगह पढ़ने मिला आपको येलो फीवर में भी, ठीक है, और डेंगू में भी, ठीक है, चिकनगुनिया में भी। फ्लैवी वायरस आपका येलो फीवर में एजेंट है और ये बेंडर है, ठीक है। एडीज एजिप्टिक मॉस्कीटो काटने से ये एजेंट फ्लैवी वायरस बॉडी में पहुंच जाता है। सार्स, इसका फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पैथोजन है कोरोना वायरस, हाईली इन्फेक्शियस है, फीवर, चिल्स, लूज मोशन, ट्रबल इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। सार्स का डायग्नोसिस होती है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि आपको सार्स की प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस का कुछ इमेज इस प्रकार का है। स्वाइन फ्लू, अगली प्रॉब्लम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से, ठीक है, ये एजेंट है। फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक, ठीक है, बॉडी एक यानी कि शरीर में पूरी दर्द होना, ठीक है। आगे बात आती है जेनिटल हर्पीस, HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अल्सर्स होते हैं जेनिसिलिया में यानी जननांगों में घाव होना। PCR टेस्ट होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, और HSV इसका एजेंट है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कुछ फंगल डिसीज़ हैं। तो फंगल डिसीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखना है कि आपको फंगाई यानी कि कवक की खोज किसने की थी, तो विर्गर रैसमुसन ने, ठीक है, विर्गर रैसमुसन, ठीक है। फंगल डिसीज में खासकर एक सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को कहते हैं टीनिया बायोलॉजी में, ठीक है, रिंग वॉर्म यानी दाद। एक और वर्ड मिला है डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस, हाथ पैरों की त्वचा में होने वाला संक्रमण इसे कहते हैं। जो टीनिया हैं वो 3 प्रकार के खासकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे हेयर और स्किन में पाए जाने वाली एक प्रोटीन जिसे केराटिन प्रोटीन कहते हैं उस पर निर्भर होते हैं, उस पर फीड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोटीन को फीड करने के लिए, उसको ग्रहित करने के लिए ये चीज़ें हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो रिंग वॉर्म के, वो इस टेबल में हैं, जैसे कि एथलीट्स फूड। बायोलॉजिकल बीमारी का नेम क्या है, टीनिया पैडिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कॉजेटिव एजेंट भी है यही, और इसका जो टारगेट है जैसे कि फीट, तो ऐसे सभी बीमारियों के आगे ये टारगेट और ये एजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आप इन सबको नोट कर लेना। और इसी के साथ अब आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है, और थोड़े बहुत जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं उनको कवर कर लेंगे, और उसी के साथ हम बायोलॉजी ख़त्म कर लेंगे। बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और होते हैं एडिशनल, ठीक है। देखो कहीं भी कोई भी एग्जाम में जो सिलेबस दिया जाता है उससे सभी क्वेश्चन आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए हम कुछ एडिशनल टॉपिक भी करवाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ दिस इज साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।